हेलो एवरीवन, वेलकम टू BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ये जितनी भी क्लासेज जा रही हैं इसके नोट्स आप बना रहे होंगे, क्योंकि मैं नोट्स भी चेक करूँगा आफ्टर 1 मंथ। मैं देखूँगा कि आप लोग नोट्स कैसे बना रहे हैं। आप नोट्स मेरे लिए तो बनाएंगे भी, साथ साथ अपने लिए ज़रूर बनाएं। उसमें उन चीज़ों को वैसे ही लिखें जैसे आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि एग्ज़ाम जब आएगा आपका, जब उससे 20 दिन पहले एक रिवीजन या 1 महीना पहले एक रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको वही नोट्स काम आएगा। हो सकता है मेरी क्लासेस आप भूल जाएंगे तब तक, लेकिन आपको वो नोट्स नहीं भूलेगा क्योंकि वो आपके पास रहेगा। तो वो चीज़ें आप समझ रहे होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज यू नो, एंड टुडेज टॉपिक इज स्विट्ज़रलैंड या स्विस। इसको 2 नामों से जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड को हिंदी में भी आप स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये वर्ड नहीं सुना होगा, और इस वर्ड को जानने से पहले तो आम आदमी तो जानता ही है, लेकिन आपको कुछ अलग जानना होगा उससे, उसके कुछ पॉलिटिकल थिंग्स जाननी होगी, क्योंकि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ हर बार की तरह जैसे मैं एक साइड इंडिया लिखता हूँ, एक साइड स्विट्ज़रलैंड लिखता हूँ, वैसा इस बार नहीं लिखूँगा, बिकॉज यहाँ चीज़ें अब आपको आदत हो गई है कि हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है और यहाँ का कैसा होगा। वो जो मैं अभी बताऊँगा वो आप कंपेयर आपके दिमाग में खुद होते जाएगा, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था। तो एक डेट आप याद रखिएगा, 1874 में ही यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो अभी तक अप्लाई है, जो अभी तक चला आ रहा है, वो 1874 का कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे पहले स्विट्ज़रलैंड के बारे में मैं कुछ बातें बता दूं। स्विट्ज़रलैंड की जो पॉपुलेशन है, जिसको आप जनसंख्या कहते हैं, वो 85 लाख प्लस है, मतलब 8.5 मिलियन करीब वहाँ की पूरी जनसंख्या है। और क्षेत्रफल की बात करेंगे आप तो 41,000 किलो वर्ग मीटर है, 41,000 किमी स्क्वायर है। अच्छी चीज़ अब देखेंगे आप कि यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो 99% है, मतलब यहाँ के 99% लोग शिक्षित हैं, ये चीज़। और ये अपने आप में अधिक आय वाला देश, सुख समृद्धि में भी स्विट्ज़रलैंड सबसे आगे है। आप सभी लोग इसका नाम जानते होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1874 से है, लेकिन ये फेमस क्यों है? एक वर्ड आता है यहाँ पे, और वो इसलिए फेमस है, जैसे मैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, ये स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे जो टोटल, जैसे हमारे यहाँ पे राज्य हैं, तो ये बहुत छोटी कंट्री, जैसे देख सकते हैं 85 लाख लोग हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ तो छोटे छोटे स्टेट के भी 1 करोड़ एबव है, तो ये बहुत कम पॉपुलेशन है। तो इसीलिए यहाँ पे पॉलिटिकल बेस पे, किस बेस पे? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, मतलब राजनीतिक प्रशासन कार्यों के लिए इसको कैंटन्स में बांटा गया है। अब ये कैंटन्स क्या है, ये आपको याद रखना होगा कि कैंटन्स किससे रिलेटेड है। कैंटन्स वहाँ के छोटे छोटे राज्य आप मान लीजिए, या छोटे छोटे जगहें मान लीजिए, जैसे आपको समझना है समझ लीजिए। वैसे ये एक छोटे छोटे नगरों को आप मान सकते हैं, इसको एज्यूम कर सकते हैं, या आप राज्य मान के चलिए। तो इनको हिंदी में भी कैंटन्स ही कहते हैं। और एक है हाफ कैंटन्स, हाफ कैंटन्स। आप ये कह सकते हैं बड़े राज्य छोटे राज्य, या राज्य छोटे राज्य। तो स्विट्ज़रलैंड में कैंटन्स की संख्या जो है, कैंटन्स को भी हिंदी में आप कैंटन्स ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैंटन्स को हिंदी में कुछ और कहते हैं। आई होप ये चीज़ें थोड़ी सी, जैसे हमने अभी USA UK को पढ़ा है, तो उनसे काफ़ी चीज़ें यहाँ वैरी करेंगी, लेकिन आपको पॉलिटिकल साइंस में ये चीज़ें पढ़नी होगी। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मतलब ऐसा लगे कि हाँ कुछ नया पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें अगर आप पढ़े हो ग्रेजुएशन में तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपका रिवीजन होगा। अगर नहीं पढ़े हैं, बाय द वे भूल गए हैं, या आपके सिलेबस में नहीं रहा है, तो आपको इनको और सीरियसली पढ़ना चाहिए। कैंटन्स की जो संख्या है वो 20 है। 20 कैंटन्स हैं। हाफ कैंटन्स जो अर्ध राज्य, अर्ध कैंटन हिंदी में आप कहते हैं, उनकी संख्या केवल 6 है। तो ये जो पूरा स्विट्जरलैंड है
वो आप कह सकते हैं कि इन 26 टुकड़ों में विभाजित है, और वो टुकड़े मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, स्विस फेडरेशन का, स्विस कॉन्फेडरेशन, मतलब स्विस परिसंघ का। देखिए स्विट्जरलैंड अपने को स्विस परिसंघ के नाम से भी जानता है, कहलवाता है, और राजनीतिक स्तर पे पॉलिटिकल एक कह सकते हैं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्विस परिसंघ ही कहते हैं। और यही इसका स्ट्रक्चर भी है, यहाँ की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो स्विस कॉन्फेडरेशन है। ठीक है, तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये छोटे छोटे राज्यों का एक संघ है, फिर उसमें केंद्र में भी सरकार है, ऐसे मानिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आपको बारे में पर्सनली इसके बारे में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप लोग कोई भी बुक प्रेफर करिए, इसको पढ़िएगा। जब आप कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं, ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे खूबसूरत, या कह सकते हैं कि एक हमारे देश से अलग वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स हैं, सोशल कह सकते हैं सोशली चेंज्ड हैं, पॉलिटिकली चेंज्ड हैं, कल्चरली चेंज हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपके कैंटन्स की। तो ये परिसंघ की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं जैसे हमारे यहाँ संसद है, तो यहाँ पे जो चलती है वो फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली जिसको आप यहाँ पे कह सकते हैं संघ सभा हिंदी में, लेकिन आप फेडरल असेंबली ही याद रखिएगा। तो फेडरल असेंबली को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फेडरल असेंबली के दो, मतलब ये वहाँ की संसद का नाम है, सीधी सी बात, ये वहाँ की संसद है। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। और ये संसद के दो सदन हैं, जैसे हमारे यहाँ एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। तो जो निम्न सदन, उच्च सदन है, उसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और जो निम्न सदन है, जो डायरेक्टली आप इसको लोकसभा समझ सकते हैं, लोकसभा से तुलना करके समझ सकते हैं, या थोड़ा सा उससे मिलता जुलता समझ सकते हैं, उसको कहते हैं नेशनल काउंसिल। दैट वन इज नेशनल काउंसिल। अब अगर हिंदी की बात करें तो इसको आप लिख लेंगे राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय परिषद। ठीक है, और इसको राज्य परिषद, ठीक है, राज्य परिषद, राज्यसभा, जो भी आप कह लीजिए। तो ये वहाँ के, ये होगी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो पार्ट हो गए। अब इनकी हम संख्या को देख लेते हैं। जैसे देखिए ये चुने कैसे जाते हैं, जो इसके मेंबर्स हैं इनमें कितनी सीटें हैं, तो टोटल 200 सीट्स हैं। ठीक, और काउंसिल ऑफ स्टेट में 46 सीटें हैं। 46 सीटें कैसे होती हैं? देखिए जो कैंटन्स है ना, कैंटन से, हर कैंटन से दो दो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, तो ये दो दो मिला के 40 हो जाते हैं। और हाफ कैंटन से केवल एक एक रहते हैं, तो वो 40 + 6 46 हो जाते हैं। ये हो गई बात। और यहाँ पे नेशनल काउंसिल में ये क्या होता है कि 200 आप सीधे कह सकते हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। और ये एक तरीके से हमारे, मैंने बताया कि लोकसभा के तरीके से ही कुछ चीज़ें बहुत मैच करेंगी। अब इनका टेन्योर जान लेते हैं, कार्यकाल, जो कि हमारे यहाँ 5 वर्ष का है। तो इनके यहाँ पे इसका कार्यकाल जो है टेन्योर 4 ईयर है। किसका? मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल, MNC, मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल्स, टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल इज 4 ईयर्स। ठीक है, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, इसका भी 4 ईयर। ठीक है, ये बात हो गई। और कुछ बात इसी में कर लेते हैं, जैसे मैं मिटा रहा हूं यहां। अब बात आती है कि चुनाव कैसे होता है। जैसे आप सभी लोग ये क्यूरियस होंगे कि आखिर यहाँ चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ पे भी
और स्विट्ज़रलैंड अपनी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक वर्ड आएगा अभी मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा, ये काफ़ी फेमस है, इसके रूल्स कुछ रेगुलेशन, उसका बेसिकली सिंपल सा रीज़न है कम जनसंख्या। जब भी, और ये जो देश है स्विट्ज़रलैंड, ये यूरोप के पश्चिमी हिस्से का देश है, तो इसके ऊपर यूरोप का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। ये वही कंट्री है जहाँ पे जे रूसो का जन्म हुआ था, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा नामक स्थान पे। तो आप उनको भी नहीं भूलेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसे देख सकते हैं, अब हम MNC की बात करें, मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल, तो इनका जो ये चुने जाते हैं उसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो 18 जो एडल्ट वहाँ के वोटर्स हैं वो चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल वोटिंग होती है। आपको मैंने बताया था, जैसे 3 कैंडिडेट हो गए, ABC, ठीक है, ABC। तो अब इंडिया में क्या होता है, आप केवल किसी एक को वोट देते हैं, आपने एक को वोट दे दिया, बात खत्म। यहाँ पे प्रोपोर्शनल वोटिंग होती है, डायरेक्टली हम किसी एक को वोट नहीं कर सकते हैं कि बी को वोट करके चले आए। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम प्रेफरेंस देंगे। क्या प्रेफरेंस देंगे, ए को हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं, सी को सेकेंड और बी कैंडिडेट को थर्ड। ऐसे प्रेफरेंस की वोटिंग होती है और वहाँ के वोटर्स के वोट की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब ये सारा थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तो मैं पूरा इरेज करके फिर यहाँ से आपको आगे बताऊँ, क्योंकि यही वो सदन है जो शासन करेगा। ओके, अब हम इसके आगे चीज़ें जानेंगे। मान लीजिए हमारी लोकसभा है, तो इसी से बनता है मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल न कह के उसको हम कहेंगे फेडरल काउंसिल। आप एक चीज़ याद रखेंगे, अब देख रहे होंगे कि नेशनल काउंसिल, स्टेट ऑफ काउंसिल, फेडरल वर्ड कई बार आता है, क्योंकि ये अपने आप को ही जो वैश्विक स्तर पे कहता है कि हमारी कंट्री जो है वो फेडरल है, स्विस कॉन्फेडरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसीलिए फेडरल काउंसिल इसको कहा जाता है, जिसको हम कहेंगे परिसंघ, संघीय परिषद। इसकी संख्या कितनी होती है, एग्जाम में क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दिया कि ये इंडिया के कैबिनेट जैसा कुछ है। इसकी संख्या कितनी होती है, वो होती है 7। मतलब ये जो पार्टी होगी, जो MNC जो चुन के आएंगे, उनमें जिनका बहुमत होगा, मेजॉरिटी जिनकी होगी, वो शासन करेंगे। सिंपल सी बात है। इसीलिए अभी मैं अगर चाहूँ तो आपको बता दूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। कहाँ, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मैं अभी आपको तब बताना चाहता था जब मैं आपको रेफरेंडम समझाता, यहाँ की प्रक्रिया आखिर क्यों कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अभी आप समझ लीजिए, फेडरल काउंसिल में 7 मेंबर होते हैं जो इनमें से चुन के आते हैं, और इन 7 में से ये अपने में ही चुनाव करते हैं 2 का, जिसको एक को राष्ट्रपति, वहाँ का कुछ राष्ट्रपति जैसा प्रेसिडेंट चुनेंगे, और एक को वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे। मतलब आप समझ रहे होंगे। देखिए, इसका मतलब होगा जो पार्टी होगी, जो भी लोग इलेक्शन जीतेंगे, उनकी पार्टी अगर सरकार में आती है, मेजॉरिटी में आती है, तो 7 लोग इम्पॉर्टेंट, और पूरे अगर स्विट्जरलैंड को चलाने की बात की जाए तो वो फेडरल काउंसिल ही पूरे किसको, स्विट्जरलैंड को चलाता है। पूरे स्विट्जरलैंड के कारभार इन्हीं 7 मेंबर्स पे होता है, ठीक है। अब इन 7 मेंबर्स में ये अपने में एक प्रेसिडेंट चूज करते हैं और एक वाइस प्रेसिडेंट चूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनका तो टेन्योर 4 साल का होता है, ठीक है, लेकिन इनके प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल का होता है, अगर आप जानते हो तो ठीक है, आपको बता दूं 1 ईयर। आप कहेंगे ऐसा, जी हाँ, जो यहाँ का स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति है वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है। फिर क्या होगा, जैसे देखिए, अगर ये अभी 2 लोग इसमें से चूज कर लिए गए, तो बचे कितने लोग, 5 लोग, 5 मेंबर्स बचे।
तो ऐसा नहीं होता है, ये इन्हीं में से ये लोग हैं, ठीक है। 7 से 5 मेंबर बचे, एक वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया, एक प्रेसिडेंट। अब जिस दिन प्रेसिडेंट का 1 साल 1 ईयर टेन्योर पूरा होगा, उस दिन ये फिर मेंबर में आ जाएगा और ये वाइस प्रेसिडेंट जो होगा ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब होगा कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा सिर्फ 1 साल के लिए इन्हीं 7 मेंबर्स में से, ठीक है। फिर 4 साल बाद फिर से चुनाव होगा। ऐसी चीज़ें स्विट्ज़रलैंड के, आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी ही चीज़ें दी गई हैं कि जो राष्ट्र का सर्वोच्च मुखिया होगा, जो आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कह लीजिए उसको, वो सिर्फ 1 सालों के लिए होगा और फिर इसी संघीय परिषद का फिर दूसरा आदमी बनेगा। फिर ऐसे 4 लोग बनेंगे, 4 साल बाद इनकी सरकार पूरी हो जाएगी। तो फाइनली अगर बात की जाए, अगर इसको व्यवहारिक रूप से देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो जो ये 7 मेंबर्स हैं यही आपस में ही इसका चुनाव करते हैं। और इसमें एक और यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में कानून के साथ साथ कुछ प्रथाओं पे भी चलते हैं। इसमें ऐसा भी है कि जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया वो दोबारा उस कार्यकाल में, उस 4 साल में नहीं बनता है। वो चाहे तो अगले बार फिर से चुनाव जीत के आएगा तो बनेगा, लेकिन ये अपनी वहाँ की प्रथा चली आ रही है कि एक गरिमापूर्ण पद है, तो जो एक बार बन गया तो वो दोबारा नहीं बनता है। तो ये स्विट्ज़रलैंड की बात इतनी हो गई थी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, दोनों नाम आते हैं। एक तो लिबरल डेमोक्रेसी, इसका मतलब हो गया उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है स्विट्ज़रलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल सिनेरियो को, ठीक है। अब बात आती है रेफरेंडम की। रेफरेंडम जिसको आप परीक्षा या जनमत संग्रह कहते हैं। देखिए, कानून बनाने का काम हमारे यहाँ पे कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा या जो हमारे राज्य स्तर पे जो विधानसभाएं हैं वो करती हैं। यहाँ पे डायरेक्टली इन जितने भी वोटर्स हैं, वैलिड वोटर्स, वोटर्स को ये राइट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, अगर 50,000 लोग, 1 लाख लोग इकट्ठा हो जाए और वो कोई एक कानून चाहते हों, दैट एक ऐसा कानून बनाया जाए या उनके दिमाग की कोई उपज हो कि हमें एक ऐसे कानून की आवश्यकता है और इस कानून पे नेशनल काउंसिल ध्यान नहीं दे रही है, वो क्या करेंगे? उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे। कौन? वहाँ की मेजॉरिटी, वहाँ के लोग ड्राफ्ट तैयार करेंगे। अगर वो उस ड्राफ्ट पे 1 लाख लोगों का साइन करा लेते हैं, 1 लाख, तो इस राष्ट्रीय परिषद को अपनी स्वीकृति देनी पड़ जाती है कि उसको कानून, वो क्या करेगा? देखिए, जैसे ये 1 लाख लोगों के कह सकते हैं आप सिग्नेचर करा के वो भेजेगा कहाँ पे? वो लोग मिल के ही भेजेंगे, कोई ऐसी अलग से कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं रहेगी, मिल के भेज देते हैं नेशनल काउंसिल को। नेशनल काउंसिल को 2 साल का समय दिया जाता है उस पर सोचने के लिए, और 2 साल के अंदर वो पूरे लोगों के, पूरे स्विट्ज़रलैंड वासियों को जनमत संग्रह कराएगी अलग अलग जगहों पे कि क्या आप सभी लोग इस पे सहमत हैं। ऐसा होता है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट जो नेशनल राष्ट्रीय परिषद है यही कानून बनाती है, लेकिन इसके पास कुछ मुद्दों पे ये डायरेक्टली केवल अपने ही कानून नहीं बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट हुआ क्या था कि यूएनओ का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग चाहने लगे कि दैट यूएन चाहने लगा कि ये यूएन का हिस्सा बन जाए, ठीक है। तो यूएन का हिस्सा ये नहीं बना, क्योंकि जब इसको
देखिए किसी भी बड़े राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा बनने के लिए स्विट्ज़रलैंड को वहाँ के लोगों से जनमत संग्रह कराना पड़ता है। सिंपल सी बात जानिएगा, जनमत संग्रह में अगर वहाँ के लोगों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, तभी ये उसका हिस्सा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ऐसे 3 बार मौके हुए और वहाँ के लोगों ने यूएन संस्था को नकार दिया, कहा कि यूएन संस्था में हमें नहीं जुड़ना है। इसीलिए माना जाता है इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि वहाँ के लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा कानून रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। अगर किसी भी प्रकार से ये नेशनल काउंसिल कोई काला कानून, वैसे तो काला कानून हमारे यहाँ पे कहते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना देती है जो वहाँ की मेजॉरिटी को लगे कि ये सही नहीं है, वो तुरंत यही काम करते हैं, उसके अगेंस्ट में ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और अगर किसी कानून को रद्द करना है तो 50,000 लोगों का सिग्नेचर करा के यहाँ भेजेंगे, फिर से जनमत संग्रह होगा। और अगर इस बार जनता ने उसको नकार दिया तो वो भले ही ये लोग उसको पूरी तरीके से पास कर चुके हों उस बिल ड्राफ्ट को, वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात आती है रेफरेंडम की। और रेफरेंडम जो है वो इस स्विट्ज़रलैंड जैसे देश की खूबसूरती है और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश की एक विशेषता भी है, जिसके लिए ये जाना जाता है। एक छोटा सा देश है, लेकिन इसने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को देकर इसने बहुत बड़ा काम किया है। और बहुत बड़ा काम इसलिए किया है क्योंकि आज भी हम जब लिबरल डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पे वो दोनों डेमोक्रेसी के टाइप्स नहीं कह सकते, वो फीचर यहाँ पे सक्सेसफुल पाए जाते हैं। तो ये ओवरऑल बात हमने जैसे कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर इनके फेडरल चीज़ों तक कर ली। और इतनी ही चीज़ें आती हैं, जैसे बाकी जैसे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कोर्ट से कोई भी चीज़ें नहीं आती हैं। हमें फाइनली आपको यही बताना था कि किस तरीके से जनमत संग्रह कराया जाता है और किस तरीके से वहाँ के लोगों पे इतनी पावर है कि किसी भी कानून को स्वीकार सकते हैं, नकार सकते हैं। और इनसे बड़ी आप कह सकते हैं वहाँ की संसद से बड़ी पावर वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है। तो आई होप आपको आज की ये क्लास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति की समझ में आई होगी। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, जैसे भी आप बना सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।